बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी अच्छा है, जिसमें अच्छी ख़बरें तमाम लोगों के लिए ज़्यादा हैं, मगर ये मुमकिन नहीं है कि अच्छी ख़बरों के साथ कोई बुरी ख़बर ना हो। तो मैं आज आप लोगों के सामने जो चीज़ें रखूँगी वो तमाम अच्छी ख़बरों के हवाले से होंगी, मगर व्लॉग के इख्तिताम पर एक बुरी ख़बर, वो कहते हैं मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी रखूँगी जो यकीनी तौर पे परेशान कुन है भी, लेकिन इसमें हमारी हुकूमत क्या स्ट्रेटजी बनाती है या हमारी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, ये चंद घंटों के बाद हमारे सामने चीज़ें आएंगी। पहली बात तो ये कि जो अच्छी ख़बर है या ठंडी हवा का झोंका है वो अदालत की तरफ से है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मुकम्मल सियासत है वो हमें अदालतों के अंदर नज़र आती है। तो अदालत से बड़ी अच्छी ख़बर भी है जो कि एक डायरेक्शन को तय कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो प्रोसीडिंग की, और वो पहले ही बता चुके थे कि फ़र्द जुर्म भी वो आयद करेंगे। एक तो मैं इसकी कुछ डिटेल आप लोगों को बताऊंगी, और इसके अलावा बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे थे अवाम बिलबिला उठे थे, परेशान थे। तो फाइनली एक कुछ वक्त के लिए सही मगर ठंडी हवा का एक झोंका हमें उस तरफ से भी महसूस हो रहा है, जिसमें नुकसान लोगों का कम होगा, फ़ायदा कुछ वो समेट सकेंगे, मगर फिर भी ये एक वक्ती फ़ायदा होगा। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने वक्त के अंदर कुछ बदलाव लाने की फिर भी ज़रूरत रहेगी, ये आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी एनर्जी के क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, और इसके बाद आखिर पे मैं एक बुरी ख़बर भी आप लोगों के सामने रखूँगी। पहले अच्छी ख़बर से शेयर कर लेते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। एक तो ये कि डंडा चल गया है। डंडा इस तरह से चल गया है कि मार्केट के अंदर जो डॉलर है वो हमें नीचे आता हुआ महसूस हो रहा है। कुछ वक्त के लिए सही, मगर या किसी के भी ज़रिए सही, मगर ये जो डंडा चला है ये वक्त की बड़ी अशद ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग शायद इस बात पे इख्तलाफ करेंगे, और लेकिन जब हमारे सियासी जमातों के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, या हमारे ऐसे सियासतदान जिनके ऊपर हमारा ताजर, सरमायाकार या फॉरेन इन्वेस्टर जो है, या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के जो ममालिक हैं या हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो अगर उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते तो फिर किसी और आदमी के ऊपर भरोसा किया जाता है। तो इस वक्त भरोसा जो है जब हो चुका, तो उस तरफ से उस भरोसे के बाद पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं उनके अंदर एक डंडा हमें चलता हुआ नज़र आया है, जिसके बिना पर डॉलर हमें नीचे आता हुआ महसूस हुआ है। तकरीबन 303 304 इस वक्त जो रेशो चल रहा है, मगर हमारे सामने था कि डॉलर किस तरह से 335 333 334 इस तरह के नंबर्स के ऊपर हमें नज़र आ रहा था। तो किसी भी तरह से हुआ, मगर मार्केट के अंदर हमने देखा है कि डॉलर वक्ती तौर पे नीचे आ गया है। इसके अलावा जो अदालत से अच्छी खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम लोग परेशान थे कि बार बार गिरफ्तारियां हो रही हैं, रिहाई होती है, फिर से गिरफ्तारी हो जाती है, 3 MPO के तहत दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उस पर जो पहले, इससे पहले प्रोसीडिंग हुई थी, समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस बाबर सत्तार साहब पहले ही बता चुके थे कि जब मैं अगली समाअत करूँगा तो फिर मैं फ़र्द जुर्म आयद कर दूँगा। अब मैं उसका मुकम्मल एक आपके सामने हिस्ट्री रखूँगी, बैकग्राउंड रखूँगी, जो आपको बताएगा कि क्यों ये वजूहात बनी कि फ़र्द जुर्म लगा दी गई SSP ऑपरेशंस के ऊपर, SP के ऊपर, SHO के ऊपर, और DC इस्लामाबाद यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऊपर भी। हुआ ये कि जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार इनका केस था, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि अब चूंकि अदालत की तरफ से रिहाई हो गई है तो अब गिरफ्तारी अमल में नहीं आनी चाहिए। मगर जो आज फ़र्द जुर्म लगाई गई है उसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि बाकायदा अहकामात थे अदालत के, तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है कि आपको अदालत एक ऑर्डर पास कर रही है, आप उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हैं और दोबारा से लोगों को गिरफ़्तार कर लेते हैं उसी MPO के कानून के तहत, तो फ़र्द जुर्म लगेगी। तो उसके ऊपर जो हैं वो DC इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब जो हैं उन्होंने एक तो अपने सहते जुर्म से इनकार किया, और उन्होंने माफ़ी भी इसके ऊपर मांगी, जबकि SSP जो इस्लामाबाद हैं जमील ज़फ़र साहब, उन्होंने भी सहते जुर्म से इनकार किया। बाकी SHO रह गए और SP रह गए। लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने एक अदालत के सामने अपनी मांग रखी कि हमें कुछ वक्त दिया जाए,
اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی عدالت کے سامنے، جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے۔ مگر جو جسٹس بابر ستار صاحب تھے ان کے آرگیومنٹ بڑے ہی زبردست تھے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ جب آپ کو ایک چیز عدالت کی طرف سے ایک آرڈر کے تحت مل جاتی ہے تو آپ اس آرڈر کی دھجیاں کیوں بکھیرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ بھی جیل میں جائیں، تاکہ ایک اندازہ ہو سکے کہ جس مینٹل کنڈیشن سے نہ صرف جیل میں جانے والا گزرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس رہائی کا پروانہ موجود ہوتا ہے، رہائی کا پروانہ ہونے کے باوجود جب اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، ایک کرب ہے، ایک اذیت ہے، ایک ذہنی اذیت ہے، ذہنی کرب ہے یہ، جس کے اندر اس کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ تمام لوگ جو ہیں وہ بھی ایک اذیت کے ان لمحات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو جس سے آپ لوگ جو ہیں نا آشنا ہے، تو کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی سزا کے طور پہ جو ہے وہ 6 مہینے جیل کے اندر ڈالا جائے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ آپ لوگوں کے لیے جیلوں کے اندر ڈالنا کتنا آسان ہے، اور انفیکٹ وہ اذیت، وہ تکلیف، وہ کرب کیا ہوتا ہے جو جیل میں ڈالنے والا محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ والے اہل خانہ، اس کے چاہنے والے، اس کے آس پاس کے دوست ساتھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر نہ صرف معافی مانگی گئی بلکہ عدالت سے کچھ وقت بھی مانگا گیا۔ تو اس پہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو تھے انہوں نے جسٹس بابر ستار صاحب سے کہا کہ چونکہ افسران جو ہیں وہ غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو معاف کر دیجئے، تو پھر بھی لیکن جسٹس بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی۔ یہ فرد جرم 4 بڑے لوگ ہیں جن میں ایس ایس پی آپریشن شامل ہیں، جمیل ظفر شامل، اور ایس پی شامل ہے، ایس ایچ او شامل ہے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن شامل ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اب چونکہ عدالتیں اپنا جب ڈٹ جاتی ہیں اٹل فیصلے دے دیتی ہیں، اور جج ہمیشہ جو لوگ بھی ابھی تک کنفیوز ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے بارے میں، تو یاد رکھیے ایک تو سپریم کورٹ میں رجسٹرار کی تعیناتی یہ بتا رہی ہے کہ آئین اور قانون سے بالا کچھ نہیں ہے، اور جج ہمیشہ اپنے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب جو عدالتیں ہیں یا جو آزاد عدلیہ ہم سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، تو وہ معاملہ جو ہیں اب ہمیں آگے بڑی رفتار کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو لوگ نہیں بلکہ پورا پاکستان میں کہوں گی جو متاثر تھا بجلی کے حوالے سے، ان کے لیے ایک ریلیف ہے اس وقت، چونکہ آئی ایم ایف کو ایک نیا پلان بھیجا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، جس کے اندر 15 ارب روپے کے حساب سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا ایک پلان جو ہے اس کو مرتب کریں، ہمیں پھر بھیجیں۔ اب جو گورنمنٹ نے اپنا معاملہ بھیجا تھا آئی ایم ایف کو، اس میں انہوں نے 400 یونٹ تھی، اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح سے کیا جائے کہ 400 یونٹ والا آدمی جو ہے اس کو بھی ریلیف ملے، تو اس کے اوپر آئی ایم ایف نے انکار کر دیا۔ وہ جو پسا ہوا طبقہ ہم کہتے ہیں، یا وہ جو طبقہ ہم کہتے ہیں بہت چھوٹا ہے، نچلی سطح پر ہے، جو اپنی ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں، برڈن بہت زیادہ ہے، بوجھ بہت زیادہ ہے، تو 200 یونٹ کا جو ایک فارمولا آئی ایم ایف نے دیا، اس نے کہا جی جن کا 200 یونٹ کے حساب سے ہے ان کے ساتھ آپ قسطوں میں معاملہ آگے بڑھا سکتے ہیں، 400 یونٹ والا نہیں۔ اب جو 200 یونٹ والے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 40 لاکھ لوگ ہیں جو کہ ریلیف حاصل کر سکیں گے اور اپنی جو بل ہیں وہ آسان قسطوں کے اندر جمع کرا سکتے ہیں۔ مگر جو اگر 400 یونٹ والے آدمیوں کو یا وہاں کے صارفین کو جو اگر فائدہ ملتا، تو ایسی صورت میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ یا 3 کروڑ 25 لاکھ کے قریب، ایسے 20 سے 25 لاکھ کے لگ بھگ تھے، 3 کروڑ 20-25 لاکھ کے لگ بھگ، جو کہ فائدہ سمیٹ سکتے تھے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، جو لوگ پریشان تھے بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اب کچھ ان کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ ہولہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے پاس ایک بری خبر بھی ہے اس کے ساتھ، وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ لنکڈ کرتی ہے۔ ایک طرف تو چلیے اس معاملے میں عوام کو کچھ ریلیف مل گیا ہے، مگر جو دوسرا معاملہ ہے، موسم بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو گیس کی ٹیرف ہیں، جو گیس کی قیمتیں ہیں، وہ بڑی خوفناک ہو سکتی ہیں، کیونکہ
गैस की कीमतों के हवाले से IMF ने इस वक्त एक डिमांड डाली है पाकिस्तानी हुकूमत को कि गैस की जो कीमतें हैं उनके अंदर इजाफा कर दिया जाए। और ये जो इजाफा है हम 1 जुलाई से ऑनवर्ड देखेंगे। जो गैस टैरिफ है वो 40 से 45% महंगा करने की डिमांड है IMF की, और ये डिमांड 1 जुलाई से ऑनवर्ड आगे बढ़ाने की है। लेट्स सी इसके अंदर कितना ओवर बिलिंग होगी या कितना आवाम के ऊपर बर्डन आएगा, ये चीज़ें तय करेंगी। एक और भी बुरी खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि पेट्रोल के हवाले से अवाम परेशान है, मायूस हैं, और तमाम पब्लिक की जो नज़र है वो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इनिशिएटिव क्या लेते हैं। पेट्रोल के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, और अभी से ऐसा लगता है कि हुकूमत लोगों को तैयार कर रही है कि पेट्रोल जो आप लोगों को फ़ी लीटर महंगा अभी 15 सितंबर से ऑनवर्ड हमें नज़र आएगा। मुतवक्के है, इसके ऊपर अभी मामलात चल रहे हैं, कैबिनेट की अप्रूवल अभी लाजमी होगी, मगर अभी कहा जा रहा है कि जो फ़ी लीटर पेट्रोल है तकरीबन 9 रुपये 70 पैसे या 10 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर समझ लीजिए कि 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो महंगा करने की तैयारी हो रही है। और जो डीज़ल है वो तकरीबन 11 रुपये या 11.5 रुपये इस हिसाब से महंगा करने के हवाले से चीज़ें गवर्नमेंट की सतह पर सोची जा रही हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शन का भी साल है, लोगों को आपने मोटिवेट भी करना है, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर भी करना है, पिसे हुए तबके को उठाना भी है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो बेहतरीन हल हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो बुरवेकार लाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ तो मार्केट से अच्छी खबर ये है कि सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे इस वक्त कुछ हमें बिलीव करते हुए महसूस हो रहे हैं, मगर दूसरी ही तरफ आवाम की जब हम बात करते हैं इन्वेस्टर से हट के, तो आवाम हमें बड़ी परेशान नज़र आ रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।